सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ फ्रेंड, आज हम आप लोगों को स्वागत करता हूँ जीपीएस स्टडी सेंटर पे। तो आज हम आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ क्लास 11 का ज्योग्राफी सॉरी सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ फ्रेंड, आज हम आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने जीपीएस स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास जो है 12 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का। कितना का? क्लास 12। सो हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग को चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए। और इस चैप्टर में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो ज्योग्राफी है, हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, उसी को आज हम आप लोग को स्टडी करवाने वाले हैं। पूरी अच्छी से आप लोग को समझाएंगे हम आप लोग को जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है क्लास 11 का। और चैप्टर का जो नाम है वो है मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कहना चाहता है बुक जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। उसके बाद बुक को आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है मानव। ठीक है, तो ये हमारा मानव यानी कि मनुष्य हो गया, यानी कि हम लोग। ठीक है, और भूगोल, ये जो भूगोल है वो मानव भूगोल एवं जो है प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है मानव के जो भूगोल के प्राकृतिक एवं विषय तीनों को जो मिक्स करके इस चैप्टर में क्या किया गया, इन तीनों के बारे में हम लोगों को सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। जैसे कि हम लोग को मानव के बारे में कुछ ऐसे चीज़ के बारे में सीखने को मिलेगा जो मानव इस इस क्षेत्र की प्राकृतिक से जो है भूगोल से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ हम लोग को देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। जैसे कि यहाँ पे दिया गया हमारे चित्र के अनुसार एक जो मानव है वो क्या कर रहे हैं, लकड़ी को कटिंग कर रहे हैं, या फिर किसी पेड़ को, या फिर किसी पत्थर को, या फिर कुछ भी कटिंग कर रहे हैं। और दूसरा में दिया हुआ है जो प्राकृतिक हमारा है वाटर है, तो पानी में जो प्राकृतिक है हमारा पानी, इस प्राकृतिक में क्या कर रहा है, यहाँ नौका चल रहा है यानी कि जहाज चल रहा है। और तीसरी इमेज में यहाँ पे दिया हुआ है एक औरत है जो पेड़ों की टहनियाँ को यानी कि टहनियाँ को क्या कर रही, इकट्ठा कर रही है। और एक और जो है इसमें जो हमारा यहाँ पे देख सकते हो ये वोल्केनो का है, वोल्केनो का यहाँ सिंबल दिया हुआ है। तो इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ी सी मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 के पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि जो हमारा ये चैप्टर जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वो हम लोगों ने पहले ही अध्याय में पढ़ चुका है। यानी कि ये जो भूगोल एक विषय के रूप में है वो क्लास 11 के जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। फ्रेंड, मैं इस चैप्टर यानी कि क्लास 12 से ही स्टार्ट किया हूँ चैप्टर वाइज। क्लास 11 का तो मैंने नहीं पढ़ाया था, पता नहीं आप लोग अपने कॉलेज में पढ़े होंगे या नहीं, लेकिन यार 12 का मैं सारा चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा, सारा सब्जेक्ट का बताऊंगा। ठीक है, तो यार आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बने रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भूगोल जो है एक विषय के रूप में है, वह भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के जो बुक है, जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है, उस बुक के जो फर्स्ट अध्याय होता है यानी कि फर्स्ट चैप्टर होता है उसी में हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्या आप इसकी अस्तवृत्ति को याद कर सकते हैं, यानी कि जो पहले आपने पढ़ा था उसे कुछ याद कर सकते हैं? चलिए नहीं याद कर सकते हैं तो चलिए मैं इस वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा। इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय
परिचय भूगोल की प्राकृतिक से कराया था। उस चैप्टर में जो है भूगोल जो था वो क्या है, प्राकृतिक से करवाया था। आप भूगोल की महत्व शाखाओं से भी परिचित हैं और आप लोग जो हैं भूगोल के कुछ शाखाओं से भी क्या है, परिचित हैं। तो आगे देखते हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंधित ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल सकारात्मक अनुभवी एवं आगे देखते हैं हम लोग, अनुभवी एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहचान विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक्र एवं काल के संदर्भ में परिवर्तन होता है। यानी कि ये जो भूगोल है वो क्या है, एक सकारात्मक रूप से व्यवहारिक। अतः भूगोल की पहचान विस्तृत और किसी भी घटना अथवा परिघटना को जो जिक्र एवं कल से संदर्भ में परिवर्तित होता है उसी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, भौगोलिक ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि जो भूगोल है, भूगोल जो है वो भविष्य और भूतकाल दोनों को क्या करता है, हम लोगों को दोनों के बारे में क्या करता है, बतलाता है और दोनों के बारे में सिखलाता है। और जो हिस्ट्री है वो क्या है, जो हिस्ट्री है वो सिर्फ बीते हुए समय के बारे में ही सिखाता है। तो चलिए अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के ही बारे में बात करते हैं। तो आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं, यानी कि जो हमारी धरती है उसकी जो ऊपरी परत है यानी कि जो धरातल है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं? क्या आप लोगों ने पृथ्वी को कभी ऊपरी लेयर को अच्छे से देखा है? क्या आप लोग को लगता है कि पृथ्वी का जो है वो क्या है, दो प्रमुख घटक हैं, वैसा लगता है आप लोगों को? तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक जो है भौतिक पर्यावरण है, जो प्राकृतिक है वो भौतिक पर्यावरण है और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी शामिल है, अपने परिवेश के भौतिक एवं मानवीय घटकों की सूची बनाए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है। जो भौतिक भूगोल है फ्रेंड वो क्या करता है, भौतिक पर्यावरण के बारे में हम लोग को क्या करता है, सिखलाता है। ठीक है। और मानव भूगोल जो है वो भौतिक प्राकृतिक एवं मानवीय ज्ञात को क्या करता है, ज्ञात के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उसके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जो ज्योग्राफी है वो क्या करता है, अब बीती हुई समय और जो भविष्य में आने वाली है उसके बारे में भी भूगोल क्या करता है, हम लोगों को सिखलाता है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य स्रोकर पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिनमें मानव को प्रोत्साहित किया है। यानी कि जो भूगोल है वो भूगोल को हम लोगों ने भूगोल का जो मुख्य स्रोकर है पृथ्वी को मानव के घर कहा गया है। यानी कि भूगोल के अनुसार पृथ्वी है उसे क्या कहा गया है, मानवों का क्या कहा गया है, घर कहा गया है या फिर समझा गया है। अब देखते हैं आगे। अतः प्राकृतिक और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में दस्तावेज आया और इस आश्चर्य के व्यापार तर्क वितर्क आरंभ हो गए। यानी कि जो है प्राकृतिक और मानव के अध्ययन पर जो बल दिया गया है उसको क्या आप लोगों ने अनुभव किया है, नहीं, या फिर किए हो, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। तो एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धकार, नोमेट्रिक अथवा विवर्तमाक एवं होनी चाहिए। क्या इसके विषय वस्तु का व्यवस्था किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपक्रम प्रादेशिक अथवा
कर्म बंधन होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्था उपक्रम के आधार पर होनी चाहिए? यानी कि जो मैंने पहले ही बोला कि जो भूगोल है वो क्या है, भूगोल जो है भविष्य और इतिहास को दोनों को दिखलाता है। तो यहाँ पे बोला गया है, क्या आप लोगों के अनुसार भूगोल को सिर्फ इतिहास के बारे में ही दिखाना चाहिए या फिर भूगोल को भविष्य के बारे में भी दिखाना चाहिए? तो क्या लगता है आप लोगों को? अब देखते हैं यहाँ से हम लोगों को जो चैप्टर है वो क्या है। चैप्टर का ये जो था ना, वो सिर्फ सारांश था कि चैप्टर में क्या है। और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक का लेकर आया हूँ। ये जो है वो क्या है, एनसीईआरटी का है। मूल्यांकन करेंगे कि प्राकृतिक और मानव के बीच विविधता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव विभाज्य तत्व हैं और इन्हें संग्रहित देना जाना चाहिए। यह जानकर रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीक का रूप करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। जो भूगोल है वो क्या किया गया है, जो भूगोल है वो क्या है, मानवीय एवं भौतिक दोनों परिघटनाओं का बारे में क्या करता है, हम लोगों को सिखलाता है, या फिर दोनों के बारे में हम लोगों को सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम सामान्यतः पृथ्वी के तूफान की आँख, नींद के मुख, हिम नदी के प्रेत, जलडुमूर्त की गर्व और मृदा की परिच्छेदिक का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार देशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, जीवों के रूप में किया जाता है। जर्मन जो है भौगोलिक वेतन राज देशों का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। जो जर्मन जो है, जो राज्य या देश जो है वो क्या करता है, जीवित जीव के बारे में वर्णन करता है। सड़कों, रेलमार्ग और जलमार्ग के जल को प्रायः परिसर की धीमियों के रूप में वर्णन किया जाता है। यानी कि और सड़क जो है, रेल है और जल मार्ग है कि जल को प्रायः धीमी के रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। मानव भूगोल की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, ये देखते हैं। सबसे पहले बोला गया मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्याय है। जो मानव भूगोल है वो क्या है, मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव का जो समाज है, यानी कि हम लोगों का जो समाज है या फिर हमारा जो धरातल है उसके संबंधों का संश्लेषण करता है, उसके बारे में बतलाता है। ठीक है, अब दूसरा में और कुछ बोल रहा है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिए गए हैं। ऊपर जो लिखा गया यहाँ पे उसके बारे में नीचे क्या क्या है उसके बारे में जोर दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ बोल रहा है मानव भूगोल आर्थिक पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। स्पेन की परिभाषा में संबंधों की गंधात्मक मुख्य शब्द है। जो मुख्य शब्द है वो क्या है, हमारी पृथ्वी की नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि जो हमारा पृथ्वी का नियंत्रण है उसका जो भौतिक नियम है उसके क्या है, कुछ संबंध के बारे में हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है, संश्लेषित ज्ञान लेना है
ज्ञान उत्पन्न करना है। ठीक है, इस पॉइंट में बोला गया है मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंत संबंध के एक नई संकल्प प्रस्तुत करता है। जो यहाँ पे बोला गया है, जो मानव भूगोल है वो पृथ्वी और मनुष्य के अंत संबंध, यानी कि जो मनुष्य और पृथ्वी में जो संबंध बना हुआ है, आपसी जो संबंध है, उसके बारे में भी इसी अध्याय में हम लोग को क्या करने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोला गया है मानव भूगोल की प्राकृतिक। ठीक है, तो मानव भूगोल की जो प्राकृतिक है उसके बारे में कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जात जनती सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंत संबंध का अध्ययन उनकी परस्पर आयोजक्रिय के द्वारा कराता है। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक एवं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्रजाति तथा वनस्पति जात है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने कक्षा 11 के जो फर्स्ट चैप्टर था उसी में आप लोगों ने जान लिया है कि जो भू आकृति एवं मृदा है एवं जलवायु और जल है वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। क्या इसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्राप्त मंच पर अपने कार्यकल्पनाओं की द्वारा की है? ग्रह, गांव, नगर, सड़कों पर रेलवे का ग्रह, गांव, नगर, सड़कों व रेलवे का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक प्राकृतिक में अन्य भी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संबंधों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। जो हमारे यहाँ क्या बिछे हुए हैं, जाल बिछे हुए हैं, सड़कों के, रेलवे के या नगरों की, उन लोगों के जो हैं दैनिक उपयोग है, जैसे खाद है, खेत हैं, पतन है आदि जो वस्तुएं हम लोग को उपयुक्त है, वो भी क्या हैं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व हैं जो कहाँ से हम लोग को मिलते हैं, पर्यावरण से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पर्यावरण से मिलते हैं। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृत्त स्तर पर प्रवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव जीवन को क्या किया है? इसी ने क्या किया है? प्रभावित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मानव का प्राकृतिक कारण और प्राकृतिक का मानव विकिरण। मानव का प्राकृतिक किरण और प्राकृतिक का मानवीय किरण। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्य योजना क्रियाओं करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव का उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अति महत्वपूर्ण है कि वह किन्हीं उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। यानी कि इसमें इस पॉइंट का मीनिंग है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति की मानवीय किरण, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ यही है दोस्तों कि अगर जो मानव किसी भी प्राकृतिक क्या कर सकता है? उपकरण नहीं बना सकता, लेकिन मानव जो है किसी भी प्रकार का जो मानवीय क्या होते हैं? मानवीय सामान होते हैं या फिर मानवीय उपकरण होते हैं, उनका क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, या फिर अपने तकनीक के माध्यम से क्या करते हैं? नए नए उपकरण का निर्माण कर सकते हैं। नए नए तकनीक के माध्यम से कई सारे नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन
प्राकृतिक जो है वो क्या कर सकते हैं, मानवीय किरण के अलावा मानव का प्राकृतिकरण कर सकता है। यानी कि जो प्राकृतिक है वो भौतिक पर्यावरण को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक है, अगर हमारे यहाँ वर्षा नहीं हुई, मान लीजिए अगर वर्षा नहीं हुई तो वर्षा नहीं होने के कारण से क्या होगी, हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे की कगार पे आ जाएंगे, और जब मरने की कगार पे आ जाएंगे तो हम वहाँ पे अपने तकनीक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ सिंचाई के लिए जल ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, नहीं ना। तो इसी में बोला गया है कि प्राकृतिक जो है वो भौतिक पर्यावरण को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन जो मानव है वो अपनी तकनीक एवं अपने बल के सहारे क्या कर सकता है, उनको कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, बचाव कर सकता है या बचा सकता है, या फिर कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, अच्छी खासी उसको क्या कर सकता है, अच्छी खासी से बचा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रौद्योगिकी किस समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूची होती है। जो प्रौद्योगिकी है यानी जो उपकरणें होती हैं उसके बारे में है कुछ जानकारी हम लोगों को और देखने को मिलेगा। प्रौद्योगिकी किस समाज का सांस्कृतिक विकास का स्तर है। जो प्रौद्योगिकी है वो किस समाज एवं किस संस्कृति का विकास स्तर है। यानी कि जो प्रौद्योगिकी मीनिंग होता क्या है, प्रौद्योगिकी यह होता है फ्रेंड कि अगर कहीं पे कल कारखाने या उद्योग लगे हुए हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, यानी कि विकास की कार्य कह सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानव ही लिखा हुआ है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो मानव है वो प्रकृति के पहले नियमों के बारे में बेहतर ढंग से क्या कर सकता है, समझ सकता है, उसी के बारे में उसके बाद ही क्या कर सकता है, प्रौद्योगिकी लगा सकता है, अपने यहाँ उद्योग लगा सकता है, तभी क्या होंगे, विकास होंगे। उदाहरण के अनुसार ग्रीष्म और वाष्पन की संकल्पनाओं के अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार DNA और आनुवंशिक के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने का योग बनाया। यानी कि जो प्राकृतिक है वो हम लोग क्या कर सकता है, कई प्रकार की बीमारियां हम लोग के शरीर में क्या हो सकते हैं, ये किसके हैं, लेकिन क्या मानवीय तकनीकों के कारण जो है बीमारियों का पता लगाकर उनके पतन कर सकते हैं, बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं, पतन कर सकते हैं बीमारियों को। ठीक है, अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हमें वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति के ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्य क्रियाओं का क्या करती है, आरंभ अवस्थाओं में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ। यानी कि जो है हम कभी भी वायु के जब तक गति के बारे में नहीं जानेंगे, वायु के गति का नियम के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम कोई भी ऐसे यंत्र नहीं बना सकते जो हवा से चलने वाले कोई तेज उपकरण का निर्माण नहीं कर सकते जब तक हम हवा का नियम नहीं जानेंगे। हवा किस दिशा से किस ओर जा रही है तो उसी के अनुसार से क्या कर सकते हैं, हम हवा की पवन चक्की लगा सकते हैं, या फिर पवन चक्की बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का क्या करना होगा, जानकारी लेना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके बना सकते हैं। तो इसी में बोला गया है कि जो मानव है प्रकृति के बारे में जब तक नहीं जानेगा तब तक किसी भी चीज़ का उपयोग या फिर उपकरण बना नहीं सकता है। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया इस पॉइंट का। अब थोड़ी सी और बची हुई कुछ पॉइंट है तो उनको देख लेते हैं हम लोग। उन्हें प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इस कारण यह कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी
अदीम है लेकिन आदमी होनी चाहिए, ठीक है, आदमी थी, ठीक है। आदमी या मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं का पर्यावरण निश्चित कहा गया है। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हमें प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उनकी प्रचंड से भय भाती होता था और उसकी पूजा करता था। यानी कि जो पर्यावरण है वो किसी भी निश्चितवाद में नहीं रह सकता। प्रौद्योगिकी विकास उस व्यवस्था में हम प्राकृतिक मानव का कल्पना कर सकते हैं जिस पर क्या होता है, प्रकृति को अपना संतुलन बनाए रखता है। उसी पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर प्रकृति का हवा का संतुलन बिगड़ जाएगा तो क्या हमारे उपकरण जो हैं काम करेंगे। आप लोगों को पता होगा जब हमारे यहाँ मौसम ख़राब होती है तो क्या होती है, एयर होती है यानी कि हवा जो होती है, हवा का क्या होती है, रूप चेंज हो जाती है। यानी कि जब हमारा मौसम ख़राब होता है तो हवा क्या हो जाती है, कभी पूर्व से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूर्व और कभी दक्षिण से पूर्व, मतलब किसी भी साइड में क्या होती है, बहना स्टार्ट हो जाती है। समझे फ्रेंड। तो उससे जब हवा बहना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होती है, जब हमारी यहाँ वर्षा होती रहती है तो वर्षा का भी दिशा क्या कर देती है, बदल देती है, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट में मानव क्या है, मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण है। आप लोग इसे बुक में पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है। मानव का प्राकृतिकरण जो है वो आप लोगों ने बुक में अपना पढ़ लेना। उसके बाद हम जो कल वीडियो लाएंगे, कल का वीडियो जो हमारा सेकेंड पार्ट होगी, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, लेकिन जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट भाई यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो क्या कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे कि अगला जो ये सेकेंड पार्ट यहाँ से जो मैं स्टार्ट करूँगा, मानव का प्राकृतिकरण से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप लोग को सीधा यहीं पे आप लोग को नए वीडियो देखने को मिलेगा। इससे आप रेगुलर वीडियो देख सकते हो और आप लोगों को रेगुलर क्लास चलता ही रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुकी है, ठीक है। तो रेगुलर में ना फ्रेंड, रेगुलर में इतना 15-20 मिनट का एक वीडियो ज़रूर लेकर आते रहूँगा रेगुलर। इससे आप लोगों का रिवीजन हो गए और आप जब तक आप लोगों को कॉलेज में या स्कूल में स्टार्ट नहीं होती परीक्षा, तब तक आप लोग को मैं पूरा चैप्टर समाप्त कर दूँगा, ठीक है। और जब फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ ना अब क्या होगी, जो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी हुई उसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।